गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सीसीएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज क्लास 9th के केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर हम देख रहे हैं, हमारे परिवेश के पदार्थ या हमारे आसपास के पदार्थ। इस चैप्टर में हम लोग देख रहे हैं पदार्थ की अवस्थाओं को देखा, पदार्थ किसे कहते हैं देखा, तथा पदार्थ की जो अवस्थाएं होती है कैसे एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जब पदार्थ की अवस्थाएं बदलती है तो बदलने की जो क्रिया है, प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। कल हम लोगों ने द्रवणांक तथा क्वथनांक को भी देखा। आज हम लोग देखेंगे ये जो द्रवणांक और क्वथनांक होता है। जैसे मैंने कल बताया कि कोई ठोस पदार्थ जिस न्यूनतम ताप पर द्रव के रूप में बदलना शुरू कर दे उसे हम कहते हैं उस ठोस पदार्थ का द्रवणांक, या कोई द्रव पदार्थ जिस न्यूनतम ताप पर भाप के रूप में या गैस के रूप में बदलना शुरू कर दे उसे हम कहते हैं क्वथनांक। बर्फ का द्रवणांक 0 डिग्री सी होता है, वहीं जल का क्वथनांक 100 डिग्री सी होता है। जल का द्रवणांक नहीं हो सकता है क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से द्रव है। जल का क्या होगा? क्वथनांक होगा। वहीं बर्फ का या ठोस का द्रवणांक होगा। तो आज हम लोग देखेंगे ये जो द्रवणांक, अर्थात मान लो कि कोई ठोस पदार्थ द्रव में बदल रहा है तो द्रव में बदलने के लिए उसे कितना ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी। तो किसी भी ठोस पदार्थ के द्रव में बदलने के लिए जो ऊष्मा चाहिए उस रिक्वायर्ड ऊष्मा को कहते हैं द्रवण की गुप्त ऊष्मा। तथा किसी द्रव पदार्थ को भाप बनने के लिए या गैस बनने के लिए जो ऊष्मा चाहिए, हम गर्म करेंगे ना, ऊष्मा देंगे ना, तब न जाकर के कोई द्रव भाप बनेगा, या हम गर्म करेंगे तब न कोई ठोस पदार्थ द्रव बनेगा। तो किसी भी ठोस पदार्थ को द्रव बनाने के लिए जितना ऊष्मा चाहिए उसी ऊष्मा को कहते हैं द्रवण की गुप्त ऊष्मा। तथा किसी द्रव पदार्थ को भाप या गैस बनाने के लिए जितना ऊष्मा चाहिए उसको कहते हैं क्वथन की गुप्त ऊष्मा। तो आइए हम देखते हैं द्रवण की गुप्त ऊष्मा तथा क्वथन की गुप्त ऊष्मा। द्रवण की गुप्त ऊष्मा। सबसे पहले चैप्टर है हमारा हमारे परिवेश के पदार्थ। क्लास 9th है केमिस्ट्री, अध्याय 1 है। यहां हम लोग, आज का हमारा टॉपिक है द्रवण की गुप्त ऊष्मा। द्रवण की गुप्त ऊष्मा। तो मैंने अभी बताया कि किसी भी ठोस पदार्थ को द्रव के रूप में परिवर्तित करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी, और वो जो रिक्वायर्ड ऊष्मा चाहिए उसी को हम कहते हैं द्रवण की गुप्त ऊष्मा। तो द्रवण की गुप्त ऊष्मा का डिफिनेशन होगा किसी वायुमंडलीय दाब पर, वायुमंडलीय दाब पर। चलिए, होता यह है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वायु का प्रेशर कम होता जाएगा। तो ये जैसे हम यहां पे अगर 1 लीटर पानी को गर्म कर रहे हैं, उबाल रहे हैं, तो हमें यहां पे 100 डिग्री सी तापमान की आवश्यकता पड़ेगी। ये चीज अगर हम चाहें कि नहीं, हम किसी पर्वत पे चले जाएं, पहाड़ पे चले जाएं, वहां भी 1 लीटर पानी को गर्म करके उबालेंगे तो वहां भी 100 डिग्री सी पे ही उबले, ऐसा जो ही नहीं है। वहां पे चूंकि वायुमंडलीय प्रेशर कम होगा तो वो कम पे ही उबलने लगेगा। यही ना कारण है कि पहाड़ पर जो लोग होते हैं वहां दाल पकाना बड़ा कठिन होता है। पिछले क्लास में आपने ऐसे सवालों का सामना किया होगा कि पहाड़ों पर दाल पकाना बड़ा कठिन होता है। एक्चुअली होता क्या है ना, वो बहुत जल्दी ही, मतलब कम तापमान पे ही खौलने लगता है। चूंकि प्रेशर वायु का जब कम होगा तो वो आराम से उसमें क्या है, उबाल जल्दी होना शुरू होने लगता है। तो ये क्या है ना, जो हमारा सतही वायुमंडलीय सतह की बात है कि वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी, वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस पदार्थ को उसके द्रवणांक
वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस पदार्थ को उसके द्रवनांक पर ठोस से द्रव में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को उस ठोस पदार्थ का गुप्त उस ठोस पदार्थ के द्रवण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। उस ठोस पदार्थ के द्रवण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्या दिया हुआ है? वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस पदार्थ को उसके द्रवनांक पर ठोस से द्रव में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को उस ठोस पदार्थ के द्रवण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब देखिए, अनेकों ठोस पदार्थ है, लोहा भी ठोस पदार्थ है, एल्युमिनियम भी ठोस पदार्थ है, चांदी है, सोना है, बहुत सारे ठोस पदार्थ है। लेकिन सामान्यतः जो एग्जाम्पल हम लोगों को जानना है, जो हमारे परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, वो ये है कि बर्फ के द्रवण की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है। तो बर्फ के द्रवण की गुप्त ऊष्मा होती है 3.347 इंटू 10⁻7 जूल प्रति केजी। ये क्या है? बर्फ के द्रवण की गुप्त ऊष्मा। ये बर्फ के द्रवण की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? 3.347 इंटू 10⁵ जूल। ये क्या है? 10⁵ जूल। बर्फ के द्रवण, ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, ये बड़ा VVI होता है कि बर्फ के द्रवण की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है। तो होता है 3.347 इंटू 10⁵ जूल प्रति केजी। अर्थात 1 केजी बर्फ को द्रव में परिवर्तित करने के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर परिवर्तित करना है। तो 1 केजी बर्फ को द्रव में परिवर्तित करने के लिए जो हमें आवश्यक ऊष्मा चाहिए, वो चाहिए 3.347 इंटू 10⁵ जूल प्रति केजी। चलिए, प्रति केजी यहां से लिखा हो चुकी है केजी को, तो ऊष्मा कितना चाहिए? तो वहां केजी हमको नहीं बताना होगा, वहां हमें बताना होगा 3.347 इंटू 10⁵ जूल। कितना होगा? 10⁵ जूल। इतना ऊष्मा चाहिए, तब हम 1 केजी बर्फ को द्रव के रूप में परिवर्तित कर देंगे। प्रत्येक ठोस पदार्थ का अलग अलग गुप्त ऊष्मा होगा, द्रवण का गुप्त ऊष्मा। अब इसके बाद है हम लोगों का, जैसे हमने यहां देखा द्रवण की गुप्त ऊष्मा, अब इसको हम देखते हैं, आता है एक वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो वो कोई मुश्किल नहीं है। अगर वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है, जैसे हमने यहां लिख दिया वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, तो वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी वाष्प में किसको बदलते हैं? द्रव को बदलते हैं। 1 केजी द्रव पदार्थ को उसके द्रवनांक पर नहीं, यहां हो जाएगा क्वथनांक पर। क्या हो जाएगा? क्वथनांक पर। क्वथनांक पर ठोस से द्रव नहीं, इसका कलर भी चेंज कर दे, ठोस से द्रव नहीं, द्रव से नहीं दिखाई दे रहा होगा। चलिए, इसके लिए हम, क्या होता है? द्रव से गैस में, द्रव से गैस में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को उस द्रव पदार्थ के क्वथन की, द्रव पदार्थ के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। हमने क्या क्या बदलाव किया? कुछ नहीं, बस यहां पे द्रव लिख दिया, पहले ठोस था, यहां क्या था? द्रवनांक था, तो यहां हमने लिख दिया क्वथनांक। जो पिछला डिफिनेशन था उससे बस यहां और यही अंतर है। ये क्या है? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी द्रव पदार्थ को उसके क्वथनांक पर द्रव से गैस में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को उस द्रव पदार्थ के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो द्रव पदार्थ के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो इसमें भी एक इंपॉर्टेंट चीज होता है, पहले तो इसको समझ ले। जैसे दूध के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कुछ और होगी,
तेल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कुछ और होगी, जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कुछ और, मतलब जितने भी लिक्विड हैं सबके वाष्पन की गुप्त ऊष्मा अलग अलग होती है। तो हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है। तो जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है 22.59 इंटू 10⁵ जूल प्रति केजी। क्या होता है? 22.59 इंटू 10⁵ जूल प्रति केजी। ये क्या है? तो जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कितना है? 22.59 इंटू 10⁵ जूल प्रति केजी, अर्थात 1 केजी जल को वाष्प में बदलने के लिए जो ऊष्मा चाहिए वो ऊष्मा कितना चाहिए? 22.59 गुना 10⁵ जूल। यहां आप केजी नहीं कहेंगे, क्योंकि एक पहले ही सवाल ही है कि 1 केजी जल को वाष्प में बदलने के लिए कितना ऊष्मा चाहिए, तो जवाब होगा 22.59 इंटू 10⁵ जूल। और वही अगर पूछा जाए कि जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, तब आपको कहना होगा 22.59 गुना 10⁵ जूल प्रति केजी। तो इस तरह से द्रवण की गुप्त ऊष्मा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, हम लोग द्रवण की गुप्त ऊष्मा समझ में आया और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा को भी देखें। अब जो है हमने क्लास के शुरुआत में कहा था कि पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती है, लेकिन रिसेंटली ऐसा कुछ अध्ययन है जिसके द्वारा पदार्थ की एक चौथी तथा 5वीं अवस्था की भी चर्चा हो रही है। तो इस चौथी और 5वीं अवस्था को भी हम लोग देखते हैं। पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव एवं गैस। लेकिन इधर मैंने अभी बताया कि इधर रिसेंटली एक चौथी और 5वीं अवस्था की भी खोज हो रही है, जिस पर अभी बहुत सारा अध्ययन भी बाकी है। एनसीईआरटी का बुक अगर आप देखेंगे तो इसमें स्पष्ट दे दिया गया है कि चौथी और 5वीं अवस्था के बारे में बहुत सारी जानकारियां अभी प्राप्त की जानी है, जो अभी अपूर्ण है। फिर भी ये चौथी और 5वीं अवस्था है क्या, हम इसके बारे में देखेंगे। पदार्थ की चौथी अवस्था है प्लाज्मा अवस्था। तो ये प्लाज्मा अवस्था एक ऐसी अवस्था है कि ये न तो ठोस की तरह है, न द्रव है, न गैस है। ये मतलब अब तक जो पदार्थ की तीनों अवस्थाएं हैं, इस तीनों अवस्थाओं से ये मेल नहीं खाती है। इस अवस्था में जो पदार्थ होते हैं अत्यधिक आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। प्लाज्मा अवस्था में जो पदार्थ होते हैं वो अत्यधिक आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं, और इन्हीं गैसों का प्रयोग करके जो बल्ब हैं, वो बल्ब चूंकि इनके कण इतने गतिशील होते हैं, इतने उत्तेजित होते हैं, काफ़ी ये ऊर्जावान भी होते हैं, तो इस अवस्था का उपयोग करके ये बल्ब में जो निष्क्रिय गैस भरा होता है वहाँ इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से करके पदार्थ की एक 5वीं अवस्था है। ये जो 5वीं अवस्था है, ये 2 मशहूर वैज्ञानिकों के नाम पर इस अवस्था का नामकरण किया गया है। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेंट स्टेज। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेंट स्टेज जो है, ये इसको बोल सकते हैं आप BEC अवस्था भी। पदार्थ की 5वीं अवस्था को क्या कहता है? BEC अवस्था भी। इसमें क्या होता है कि जो पदार्थ की गैसीय अवस्था है, उस गैसीय अवस्था को काफी शीतल, अति शीतल करके इस अवस्था को प्राप्त किया गया। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेंट जो अवस्था है, इसको पदार्थ के गैसीय अवस्था को अति शीतल करके प्राप्त किया गया है। तो हम देखते हैं ये दोनों जो अवस्था है, पदार्थ की चौथी अवस्था, बस आप इतना ख्याल रखें कि पदार्थ की जो चौथी अवस्था है इसको कहते हैं प्लाज्मा अवस्था। क्या कहते हैं? प्लाज्मा अवस्था। तथा पदार्थ की जो 5वीं अवस्था है, पदार्थ की 5वीं अवस्था, इसको कहते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेंट अवस्था। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेंट अवस्था, इसको हम कहते हैं BEC। BEC स्टेज भी इसको कहते हैं। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेंट स्टेज को क्या कहते हैं? BEC भी कहते हैं। तो इस तरह से हम जो इस चैप्टर को पढ़ रहे थे, हमारे परिवेश के पदार्थ में
हमारे परिवेश के पदार्थ में हम लोगों ने देखा पदार्थ के मुख्यतः 3 अवस्थाओं को, ठोस को, द्रव को, गैस को। यहाँ एक चार्ट बना होगा आपके बुक में, आप उस चार्ट को निश्चित रूप से देखेंगे। जैसे उसमें बताया गया होगा कि जो ठोस के अणु होते हैं उनका घनत्व कैसा होता है, उनके अणुओं का अंतराण्विक बल कैसा होता है, द्रव का कैसा होता है, गैस का होता है, उनके अणुओं का विचरण कैसे होता है, अंतराण्विक स्थान कैसा होता है। ये पदार्थ के जो तीनों स्टेज के हैं, उन तीनों स्टेज में पदार्थ के अणुओं का व्यवस्था कैसा होता है, इस सब को मिलाकर के एक चित्रण किया गया होगा। उसमें संपीड्यता कितना होता है, कैसे हम पदार्थ की किस अवस्था को आसानी से दबा सकते हैं, नहीं दबा सकते हैं। तो इस तरह का जो एक चार्ट आपके बुक में बना होगा, उस चार्ट को आप जरूर अपने नोटबुक में उतार लेंगे। ये हम लोगों का आज अगर देखा जाए तो हम लोगों ने इस चैप्टर को समाप्त किया। नेक्स्ट क्लास में जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा वो होगा फिजिक्स का पहला चैप्टर, जिसका नाम है मेजरमेंट या मापन। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर इंतजार करें कल का।